गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। मैं नूरू सर आपका डेली करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। चलिए बेटा, आज शुरू करते हैं आज की टॉप करंट अफेयर्स के बारे में। आज है आपकी 9 तारीख और 9 तारीख को बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। वैसे तो ये अक्टूबर का महीना किस लिए फेमस है? ठीक है, नॉर्मली ये फेमस होता है नोबेल प्राइज के लिए, और साथ ही साथ ये फेमस है इस बार दिवाली के लिए। तो दिवाली का भी महीना यही है और नोबेल प्राइज भी इसी महीने में मिल रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पेपर में क्वेश्चन बना सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। ठीक है, आज का हमारा बेटा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट गेट द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? तो भैया फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज दे दिया गया है। क्वांटम फिजिक्स की थ्योरीज के लिए आजकल बड़ा चर्चा चल रही है, तो इसमें से किसको नहीं मिला है? तो ऑप्शन है जॉन क्लार्क, माइकल एच देवोल्ट्स, जॉन एम मार्टिनिस, मैरी ई ब्रुनकोव। तो बेटा इनमें से किसको नहीं मिला है? तो देखो ये तीनों को तो मिला है ना। ये तीनों यूएसए के हैं और वो वहीं से ही एक ही यूनिवर्सिटी से हैं और इनको वहीं से क्वांटम फिजिक्स के रिसर्च वर्क के ऊपर काम करने में मिला है। जो ये आपकी मैरी हैं, मैरी आपकी इनको मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है, ना कि आपका इस फील्ड में। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जॉन क्लार्क, माइकल एच और जॉन एम, ठीक है, तो इन्होंने तीनों ने मिलकर क्या किया भाई? तीनों ने मिलकर डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, इस चीज को डिस्कवर किया। याद रखिएगा, इनका जो मेन जो कोर एरिया था, ये भी पूछा जाने लगा है अब आजकल एग्जाम में कि भाई तीनों ने मिलकर किस फील्ड में नोबेल प्राइज पाया। तो माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, ये वर्ड याद रखिएगा, माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग यही आएगा। और एनर्जी क्वांटाइजेशन इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, फिलहाल ये बहुत पुराना एक्सपेरिमेंट था जिनके लिए ऑलरेडी, इस इंस्ट्रूमेंट के लिए ऑलरेडी एक साइंटिस्ट नोबेल प्राइज पा चुके हैं 1977 में। अब इसी एक्सपेरिमेंट को क्वांटम फिजिक्स से जोड़ना ही इनका नोबेल प्राइज का सबब बना। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने बहुत पहले किया था, जिसमें जॉन क्लार्क इन प्रोफेसर हैं और ये दोनों डॉक्टर हैं, है ना। एक ही यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर थे उस टाइम पे, और उनको इस चीज के लिए क्या मिला बेटा? नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, इस बार इनको नोबेल प्राइज मिला है। चलिए आगे बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट गेट द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन? तो देखो नोबेल प्राइज मिनिमम एक आदमी को मिलता है, मैक्सिमम 3 आदमी को मिलता है। जब 3 आदमी को मिलता है तो भैया तीनों के नाम पूछे जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि भैया इनमें से किसको मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला है? तो मैरी ई, देखो मैरी तो अभी पीछे नाम आ जाए, फ्रेड रैम्सेल एंड शिमोम, तो ये तीनों को मिला है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इन तीनों को मिला है। किसको नहीं मिला है? तो अभिजीत बनर्जी को नहीं मिला है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सिंपल सा है, आपको बस इसको ध्यान रखना है। जितना आप इसे ध्यान रखेंगे आपके लिए बेटा उतना आसान हो जाएगा। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, अच्छा हाँ, तीनों के बारे में देख लीजिए, मैरी ई ब्रुनकोव, शिमोम संगची एंड फ्रेड रैम्सेल। ठीक है, इन्होंने क्या डिस्कवर किया? इम्यून टॉलरेंस, है ना। ये इनका मेडिसिनल डिस्कवरी थी, इसे ध्यान रखिएगा। इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेटेड इनकी डिस्कवरी थी। इसमें से ये दोनों तो यूएसए से हैं, बट शिमोम जो है ये आपके जापान के। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, हाउ मेनी क्राइम केसेस वर रजिस्टर्ड इन इंडिया इन 2023? भैया इंडिया में कितने क्राइम केसेस 2023 में रजिस्टर किए गए? एक सिंपल सा डेटा है। ठीक है, पूरे इंडिया में क्राइम केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। एक डेटा भी हाल फिलहाल में आया है, 5.24 मिलियन, 6.24 मिलियन, 7.24 मिलियन, 8.26 मिलियन। तो भैया कितना क्राइम केसेस बढ़ रहे हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है सी। ठीक है, क्राइम केसेस हमारे इंडिया में 7.24 मिलियन, मतलब
काफी ज्यादा क्राइम केसेस हैं। 2023 की बात हो रही है, अभी 25 चल रहा है। देखते हैं, ये रेट वैसे डिक्लाइन नहीं कर रहा है, डेटा तो बोलता है डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन हमें ये डिक्लाइन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए अगले तो सबसे ज्यादा अगर हम क्राइम केसेस की बात करें तो इस मामले में दिल्ली नंबर 1 पर है, चंडीगढ़ नंबर 2 पर है, फिर आपका हरियाणा नंबर 3, तेलंगाना नंबर 4 और उत्तराखंड नंबर 5 पर है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बाय व्हाट परसेंटेज साइबर क्राइम राइज इन इंडिया इन 2023? अब देखो पिछले कंपैरिजन में कितना साइबर क्राइम बढ़ा। ठीक है, तो देखो आपके पास ऑप्शन है 21.3, 26.3, 31.2 और 36.2। तो आपका साइबर क्राइम रेट कितना बढ़ गया है, यहां पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, अभी केसेस हमने देखे थे, अभी कितना बढ़ गया है, 36.2%। ठीक है, कितना हो गया बेटा आपका, डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी, याद रखिएगा। चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। तो ये भी पूरा डेटा है, आप देख सकते हैं 19, 20, 21, 22, 23 और 24। ठीक है, और हर साल साइबर स्कैम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में हमारा इंटरनेट और मोबाइल यह हमारे लाइफ का इतना बड़ा पार्ट हो चुका है कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, और उसका इस्तेमाल साइबर क्राइम वाले करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द अनंत शास्त्र सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम? तो भैया एक और मिसाइल डेवलप की गई है जिसका नाम है अनंत शास्त्र, है ना। और अनंत शास्त्र एयर सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये भारत की किस संस्था के द्वारा बनाई गई है? तो आपको ऑप्शन दिया गया है HAL, BDL, इसरो, DRDO। ठीक है, HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, BDL मतलब भारत डायनेमिक लिमिटेड। ठीक है, इसरो और DRDO के बारे में तो आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा DRDO। DRDO ने इसको डेवलप किया है। नॉर्मली भारत में जितनी भी मिसाइल मूल रूप से बनती हैं, उनका मेन होल सोल क्राइटेरिया DRDO के पास होता है। हाँ, कुछ कंपनीज को इनका ठेका दिया जाता है DRDO की मदद करने के लिए। तो फिलहाल अनंत शास्त्र की अगर हम बात करें तो ये DRDO ने इसे डेवलप किया। ठीक है, ये देखिए, ये मिसाइल को आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से मिसाइल दिख रही है। और इस मिसाइल की अगर हम बात करते हैं तो अनंत शास्त्र किस तरह की मिसाइल है, ये एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखिएगा अनंत शास्त्र किस तरह की मिसाइल है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। किस तरह की मिसाइल है, सरफेस टू एयर। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ न्यू कॉफी प्लांट स्पेसीज नेम ऑफिहोर्जिया एंचिनाटा वाज डिस्कवर्ड इन विच रीजन? ठीक है, तो भैया ये जो नया कॉफी का स्पेसी है, प्रजाति है, वो भारत के किस क्षेत्र में खोजी गई है? ये सिंपल सा है। तो इंडिया में जब हम कॉफी की बात करते हैं तो कॉफी के लिए वेस्ट कोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर्नाटका केरला कॉफी के लिए एक बहुत सूटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। और इन सब एरिया में कॉफी प्रोडक्शन या कॉफी हमें कहाँ से मिलता है, कोकोआ बीज से, कहवा से। तो उन सब का प्रोडक्शन आपको वहां पे ज्यादा मिलेंगे, उन सब की प्लांटिंग वहां पे ज्यादा मिलेंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन है ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, हिमालय एंड सुंदरबन। तो अब देखा जाए तो नो डाउट अगर आपको थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तो आप आराम से वेस्टर्न घाट यहाँ पर सेट कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ चीजों को कॉमन सेंस बेस पर हम लगा सकते हैं। है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, बट कॉमन सेंस से आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, ये देखिए, ये कॉफी की नई स्पेसीज का फोटो है, देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। इसी में ही आपके कोकोआ के जो सीड्स आते हैं वो यहीं पे डेवलप होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मुझे कमेंट में बताइए कॉफी शावर कहाँ पर होता है ना, कॉफी शावर कहाँ पर होता है? ठीक है, या ब्लॉसम शावर कहाँ पर होता है? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट पर्सन स्टेज ऑफ प्रिजन इनमेट इन इंडिया आर अंडर ट्रायल? तो देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में जेल कैदियों का कितना प्रतिशत अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल मतलब, अंडर ट्रायल का मतलब जिसपे अभी कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है और जो सिर्फ जेल में है, दोष सिद्ध ना होने के कारण अंडर ट्रायल बोलते हैं उसे, है ना। अंडर ट्रायल मतलब आपके ऊपर का केस चल रहा है ना। तो
जितने प्रिजनर हैं उनके परसेंटेज में से बताना है। 63.5, 68.5, 73.5, 78.5। बड़ा देखिए चौंकाने वाला डेटा है कि मतलब जितने प्रिजनर हमारे पास है उसमें से लगभग अगर देखा जाए बेटा तो 60% से नीचे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। मतलब 60% से ज्यादा सब अंडर ट्रायल है, मतलब उनका दोष सिद्ध ही नहीं हुआ है। कानून व्यवस्था को आप देख सकते हैं कि किस तरह से कानून का इस्तेमाल लोग करते हैं और कुछ लोग कानून के चक्कर में फंस भी जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 73.5% लोग अंडर ट्रायल हैं, है ना। मतलब आपका 26.5% लोग ही उनका दोष सिद्ध हुआ है और बाकी 73.5% लोग मतलब आपका सिर्फ जगह घेरने के लिए वहां पर है। कहाँ पर? जेल में। तो ये प्रोसेस तेज होना चाहिए और इस प्रोसेस में फास्ट कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलने से पहले इसका एक डेटा भी देख लेते हैं। हाईएस्ट शेयर ऑफ अंडर ट्रायल, है ना। तो सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल लोग आपको कहाँ मिलेंगे? दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में, बिहार में, पंजाब में। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ठीक, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, बिहार टॉप 3 है यहाँ पे, अंडर ट्रायल बहुत है ना, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द इंडिया ग्लोबल रैंक इन मिल्क प्रोडक्शन? दूध उत्पादन में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? तो देखो, भारत दूध उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 पे है, हमेशा नंबर 1 पे रहा है। दुनिया का लगभग 20 से 25% दूध भारत उत्पादित करता है। तो ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये फिर से डेटा आया है और उस डेटा के हिसाब से देखा जाए तो ग्लोबल रैंकिंग में इंडिया की रैंक क्या है? नंबर 1 है। इंडिया बफेलो मिल्क के लिए नंबर 1 है, याद रखिएगा। बफेलो मिल्क के लिए इंडिया नंबर 1 है। ठीक है, काउ मिल्क के लिए नहीं है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसका स्टैट देख लेते हैं। इंडिया में लगातार मिल्क प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, 1951 से 2021 तक का डेटा देखें तो देखो हम लोगों ने कितने मिलियन टन खपत बढ़ा ली है ना, प्रोडक्शन बढ़ा लिया है। हर साल प्रोडक्शन लगभग अगर देखा जाए तो बढ़ ही रहा है। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और बनता है। ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन, मिल्क जब की बात आती है तो मिल्क आती है, तो व्हाइट रेवोल्यूशन का नाम भी आता है बेटा। किसका नाम आता है? व्हाइट रेवोल्यूशन। तो व्हाइट रेवोल्यूशन तो पता ही है किससे संबंधित है? मिल्क। और पापा कौन है? वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन इसके पापा हैं, इसे ध्यान रखिएगा। वर्गीस कुरियन इज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, और गुजरात आनंदा में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी अमूल की। अमूल का फुल फॉर्म क्या है? आनंदा मिल्क यूनिट लिमिटेड। तो AMUL, अमूल। अभी उसी की ही एक हिस्से में इंडिया का पहला कमर्शियल यूनिवर्सिटी बनाई गई है, तो इसे ध्यान रखिएगा। उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं? चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया इस मिल्क के डेटा के बारे में। मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 है। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? विच सिस्टम इनेबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर टू प्रिजन इन रियल टाइम? तो भैया ये एक कोड का एक नया टूल जनरेट हो गया है। कौन सी प्रणाली वास्तविक समय में जेलों के लिए अदालत के आदेशों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन को सक्षम करता है? ई कोड, फास्टर सिस्टम, ई प्रिजनर, CCTNS। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फास्टर सिस्टम नाम की ये प्रणाली है जो कोड की प्रक्रिया को एकदम रियल टाइम कर देता है। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया के कोर्ट्स में ऐसा होना शुरू हो गया है, इसे ध्यान रखिएगा। बहुत तेजी से कोर्ट्स के ट्रायल्स, सारी चीजें ऑनलाइन आती जा रही हैं। ठीक है, फिर आते हैं इन्फेक्शियस बोवाइन राइनो ट्रैंकाइटिस इज कॉज बाय विच एजेंट? तो भैया संक्रामक बोवाइन राइनो ट्रेसाइटिस किस एजेंट के कारण होता है? तो ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायरस। तो याद रखिएगा ये जो बीमारी है ये एक वायरस बॉर्न बीमारी है जो कि आजकल बड़ा चर्चा का विषय बनी हुई है। ये नॉर्मली जानवरों में देखने को मिलती है, स्पेशली काऊ में, और फूड के थ्रू वो उनके
लीवर को इन्फेक्ट करती है, बॉडी पार्ट्स को इन्फेक्ट करती है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आर देयर, है ना। सतत विकास लक्ष्य, जब भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बेटा बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत पुराना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड, सिर्फ इस वर्ड की अगर हम बात करें तो ब्रटलैंड कमीशन ने 1987 में इसको सबसे पहले कॉइन किया, है ना। उसके बाद लेटर ऑन 1992 में, है ना, रियो समिट में इसके ऊपर चर्चा होना शुरू हुआ, है ना। रियो समिट बहुत इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट समिट थी, वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड पहली बार आया। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब हम आज के टाइम में डेवलपमेंट ऐसा करें कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन इससे बिल्कुल भी प्रभावित ना हो, इसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझाया जाए तो आज का ऐसा डेवलपमेंट जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, वो उस डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ऐसा ना हो कि भैया हम आज के टाइम में रिसोर्सेज को ऐसा एग्जॉस्ट कर दें कि फ्यूचर की जनरेशन को कोई रिसोर्स मिले ही ना। तो ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया गया वहां पर कि भैया ऐसा ना हो कि कोयला है, कोयले को हम फटाफट एकदम दबा के इस्तेमाल करें और फिर क्या हो, आने वाली जनरेशन को सिर्फ कोयले की फोटो दिखाई दे, उसमें माला चढ़ी दे, हम उनको समझाएंगे बेटा ऐसा कुछ होता था लेकिन हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। तो ऐसा ना हो इन शॉर्ट, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को एक लिमिटेड मात्रा में यूज़ करना है। उसी को हमने बोला सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट धीरे धीरे करके बढ़ता चला गया, है ना। और यूएन क्या करता है, हर 15-15 साल में दुनिया को कोई ना कोई टारगेट देता है। तो 2002 के से 2015 के बीच में उसने दिया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिसके अंदर 8 गोल थे, जिसमें से भारत ने कई सारे गोल अचीव किए। इसमें जेंडर इक्वालिटी और राइट टू एजुकेशन, ये दोनों गोल इसी के थ्रू आया। फिर अब क्या हुआ, 2015 से 2030 के लिए यूएन ने इंडिया को दिया एसडीजी। इंडिया को क्या दिया, दुनिया भर को दिया। और एसडीजी के अंदर बेटा 17 टारगेट से, कितने टारगेट है, 17 गोल है। कितने गोल है, 17 गोल है, इसे याद रखिएगा। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी हर साल एक इंडेक्स होता है। तो अभी इसका इंडेक्स जारी हुआ है जिसमें इंडिया की रैंक 99 है। इंडिया पहली बार 100 के अंदर आया है। लास्ट ईयर 100 प्लस रैंक थी, 109 के करीब थी। तो अब इस बार इंडिया 99 आया है, तो ये इंडिया की रैंक हर साल सुधर रही है। इस 17 के 17 गोल को इंडिया नहीं अचीव कर रहा है, बल्कि इनमें से कुछ गोल्स पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है ना। और हर साल इंडिया के स्टेट्स भी आपस में अपनी इस रैंक को जारी कराते हैं, जो नीति आयोग जारी करता है इंडिया में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, जो इंडिया के लेवल पर होता है। लास्ट ईयर इस रैंकिंग में आपका बोल सकते हैं कि उत्तराखंड और केरला नंबर 1 पे था। इंडिया की ओवरऑल रैंकिंग जो थी वो 60s में थी, लेकिन इन स्टेट की 70 प्लस थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट था। अभी इस अगले महीने नवंबर में ये शायद अगला इंडेक्स आ जाए, इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। तो देखते हैं इसमें कौन सा क्या चेंज आता है, तो ये देखने वाला है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एक एवरग्रीन क्वेश्चन है, ठीक। इसका आंसर है 17। चलिए यहाँ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं हमारे पास, 17 है, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 9 और गोल नंबर 7 क्या है, मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट परसेंटेज ऑफ लाइव स्टॉक इन इंडिया इज इंश्योर्ड, है ना। तो भैया भारत में पशुधन का कितना प्रतिशत बीमित है, मतलब उसका इंश्योरेंस किया गया है, ठीक है। लाइव स्टॉक फार्मिंग ज़्यादातर लोग करते हैं, लेकिन वो अपने लाइव स्टॉक्स का इंश्योरेंस नहीं करते हैं। तो उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो थोड़ी समझदारी दिखाते हैं और उसका इंश्योरेंस कर लेते हैं, 1%, 3%, 5%, 60%। लाइव स्टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और लाइव स्टॉक का सेंसस हर कुछ सालों में होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। लाइव स्टॉक का सेंसस का रिपोर्ट नया वाला आने वाला है, लेट्स सी उस रिपोर्ट में क्या आता है, जो भी आएगा। लेकिन हमें भी थोड़ी सी जानकारी चाहिए कि भैया कितने % इंश्योर्ड है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, सिर्फ कुल का 1%, मतलब ना के बराबर इंश्योरेंस है। और जिसके चलते अगर कोई भी जानवर बीमार होता है और मर जाता है तो नुकसान किसका होता है, ठीक है, मालिक का।
लेकिन अगर वो इंश्योरेंस करा लेगा तो नुकसान मिनिमाइज हो जाएगा। इंडिया में लाइव स्टॉक फार्मिंग जो होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान का रिस्क रहता है, लेकिन लोग इस एरियाज पे ध्यान नहीं देते, इंश्योरेंस पे नहीं ध्यान देते। तो इंश्योरेंस कराना थोड़ा सा ज़रूरी है, लेकिन इसकी जानकारी भी लोगों को होना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ 1% लोग ही अपने लाइव स्टॉक का इंश्योरेंस कराते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसमें भी कैटल का इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा है, फिर आपका गोट का है, फिर शीप का है, सबसे कम शीप का है, फिर बफेलो, है ना। पिग वगैरह को भी इंश्योर लोग कराते हैं, कई जगह पे पिग को खाया भी जाता है। तो स्पेशली पहाड़ी इलाकों में तिब्बती लोगों के अंदर एक कल्चर है कि वो पिग को अपना कंज्यूम करते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पे 2% पिग है सबसे कम इंश्योर्ड, तो ये याद रखिएगा। तो पूरे लाइव स्टॉक में सबसे ज़्यादा हमारे पास कैटल्स है, और उनका इंश्योरेंस सिर्फ 1% के करीब ही है। ओवरऑल इन सब का इंश्योरेंस 1% है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आज की क्लास बढ़िया लगी तो लाइक और शेयर करिए। क्लास का पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, है ना। और रेगुलर क्विज अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहां पर जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे कराते हैं इससे रिलेटेड और भी क्विज वहां पर डालते रहते हैं डेली डेली करंट अफेयर्स की, ताकि करंट अफेयर्स को लेकर आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना जनरेट हो। तो चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे कुछ और बढ़िया करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।